बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है। जैसे कि हम पीछे तमाम वाइटामिन्स पढ़ते आए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हम पढ़ चुके हैं। अब जो विटामिन है विटामिन सी, पहले आपने पढ़ी तमाम फैट सोल्युबल वाइटामिन्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर सोल्युबल वाइटामिन। वाटर सोल्युबल वाइटामिन में विटामिन सी जो है इज़ अ वाटर सोल्युबल वाइटामिन एंड ये एंटी स्कॉर्ब्यूटिक वाइटामिन से मशहूर है, क्योंकि ये स्कर्वी एक बीमारी है उसको ये ख़त्म करता है। उसकी बीमारी में इसका बड़ा अहम रोल है। अगर इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे एक बीमारी लाहक हो जाती है, उसे कहते हैं स्कर्वी। इसलिए इसे एंटी स्कर्वी वाइटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये उस बीमारी से महफूज करता है। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी की सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसलिए इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा नाम डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड भी है, ये भी विटामिन सी की ही फॉर्म है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसलिए हम सिंपली जो है अगर एस्कॉर्बिक एसिड की टर्म ही यूज़ करें, क्योंकि ये इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में, इसलिए ज़्यादातर इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ही जाना जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है, आप दे सकते हैं कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना कितने अटैच हैं, इसलिए ये वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल, इसलिए इजीली वाटर में हल हो जाता है। एचओ मॉलिक्यूल जो है ना वो आप देखें मल्टीपल साइड से मौजूद हैं, और ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, ये इजीली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, यूरानिक एसिड पाथवे है, यूरानिक एसिड पाथवे उससे जो है ना आपका एस्कॉर्बिक एसिड बनता है। और एक एंजाइम है एल ग्लूकोनोलैक्टेट ऑक्सीडेज, एल ग्लूकोनोलैक्टेट ऑक्सीडेज वो एंजाइम है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन सी। एल तो जिनमें एल ग्लूकोनोलैक्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उनमें विटामिन सी की प्रोडक्शन बहुत कम होती है। वहाँ पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता विटामिन सी में, तो किसकी एंजाइम की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से। अब इसकी केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री विटामिन सी की केमिस्ट्री क्या है। ह्यूमन बॉडी में विटामिन सी जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। एक्टिव फॉर्म जो है इसकी एस्कॉर्बिक एसिड है, और ह्यूमन बॉडी जो है वो इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट्स वाई देयरफॉर रेडिली ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू डिहाइड्रो। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा अगर फ्रीजिंग हो और डिहाइड्रेशन हो तो उसमें विटामिन सी का लेवल जो है ना वो रिटेन्स रहता है, मतलब कि उससे जो है ना विटामिन सी डैमेज नहीं हो जाता। आपकी जो फ्रीजिंग कंडीशन है और डिहाइड्रेशन है उन सूरतों में विटामिन सी जो है ना वो रिटेन रहता है। ये स्टेबल होता है इन सॉलिड फॉर्म। Vitamin C is stable in solid form and is acidic solution but rapidly destroyed in the alkaline medium. Alkaline medium में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव रहता है। सोर्सेज की बात करें विटामिन सी के जो है ना वो मेजर दो सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल सोर्स और दी प्लांट सोर्स। अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, गावा, अमरूद को कहते हैं गावा, एप्पल, सेब, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा, या फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं उसमें टोमेटोज़ हैं, कॉलीफ्लावर है, गोभी है, कैबिज, अनियन, ग्रीन पीस एंड बीन्स वगैरह, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। एनिमल सोर्स में एनिमल टिश्यू जो है ना इज़ नॉट अ गुड सोर्स, लीवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। एनिमल से नहीं, ये ज़्यादातर जो है आपके जो वेजिटेबल्स हैं और उससे ज़्यादा जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन, ऑरेंज, गावा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का।
अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। आप ये सोचें कि विटामिन सी जो है ना वाटर सोल्यूबल है और इसके लातदाद फंक्शन है विटामिन सी के। आपका अगर इम्यूनिटी लें उसमें भी बड़ा अहम रोल है। आपकी अगर स्किन की प्रोटेक्शन लें उसमें जो आपकी एंडोथीलियल है बन रही होती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन सी का बड़ा अहम रोल है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स आपकी पाई जाती हैं, वो विटामिन सी का बड़ा अहम रोल है। इससे भी ज़्यादा जो आपका आयरन है एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। आयरन की जो एक्टिव फॉर्म है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा विटामिन सी जो है ना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ये जो है ना बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उनको ऑक्सीडेशन से बचा लेता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन जो है उसको नहीं होने देता, इसलिए ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आपने जो बोन मैट्रिक्स हैं और जो आपका बोन्स बन रही होती हैं, कुछ आपके फाइबर्स बन रहे होते हैं, कुछ आपके ऑस्टियोब्लास्ट बन रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो इनकी मौजूदगी विटामिन सी जो है ना वो हाइड्रोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है, हाइड्रोक्सिलेशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये उन्हें क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, वो विटामिन सी की मौजूदगी में फैसिलिटेट होते हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। अगर हम जो सबसे पहला फंक्शन है इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस को, तो इसमें इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस में क्या हो सकता है कि जो आपकी बोन फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम के साथ साथ आपके कुछ फाइबर्स या ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं, कैल्शियम के कुछ ब्लॉक्स हैं वो बन रहे होते हैं। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस में आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो एडजेसेंट फाइबर्स होते हैं, कोलेजन वगैरह होते हैं, आपकी हड्डी के साथ हड्डी को जो है ना आपके पट्ठों से वो उसमें पट्ठों की मदद से और जो हड्डी होती है उन दोनों की मदद से आपकी मूवमेंट जो है ना वो पॉसिबल होती है। तो इस तरह से जो फाइब्रोब्लास्ट बन रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आपके बन रहे होते हैं, उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसे जो है ना विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी उसमें बड़ा हेल्पफुल है। And consequently for the formation of the collagen fibers and the mucopolysaccharides of the connective tissue and the osteoid tissue, collagen उसमें की फंक्शनल एक्टिविटी में उनकी फॉर्मेशन में विटामिन सी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। नंबर 2 है वाउंड रिपेयर। विटामिन सी टेक एक्टिव पार्ट इन द वाउंड रिपेयर। ज़ख़म की किसके लिए, बहाली के ज़ख़म की जो है वो ख़त्म करने में, उसके हीलिंग के प्रोसेस में विटामिन सी बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू की रिपेयर कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू को रिपेयर करता है। तो इस तरह से ये क्या कहता है, इट लेज डाउन द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द वाउंड्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करवाता है, तो उसकी मदद से आपका जो वाउंड हील है वो बहुत जल्दी वाउंड हील हो जाता है। इस तरह से ये बड़ा अहम रोल है वाउंड हीलिंग में, वाउंड रिपेयर में। हिमेटोपोइसिस, अच्छा, विटामिन सी जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है। आयरन की जो है ना वो 2 फॉर्म्स होती हैं, Fe2 आयरन +2 और Fe3। ये फॉर्म जो है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ये फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इससे जो हिमेटोपोइसिस है, आयरन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहता है। अगर ये जो है ना आगे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। आयरन एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है आयरन फॉर्मेशन का वो अफेक्ट होता है। तो इस तरह से कंप्लीट जो है मैच्योर सेल्स नहीं बनते, मैच्योर सेल नहीं बन पाते। तो विटामिन सी जो है वो हिमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है उसमें बड़ा एक्टिव पार्ट अदा करता है, और ये है स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट करता है किस पे, हिमेटोपोइसिस में। एनीमिया, क्योंकि एनीमिया जो है वो अक्सर किन में होता है, जिनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उनमें भी होता है, क्योंकि उनमें एक बीमारी है स्कर्वी।
जिसने हमने सुना होगा कि टीथ भी जो है ना वो ब्लीड कर रहे होते हैं, आप उस पेशेंट के गम्स जो स्कर्वी बीमारी का शिकार होते हैं उनके जो वो टीथ होते हैं स्पेस्ड होती है, दरमियान में डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है, और ड्यूरिंग जो है ना ब्रशिंग उनके दांतों से खून आ रहा होता है, तो उसे कहते हैं स्कर्वी। तो एक तो वो जो लॉस होता है, ब्लड लॉस हो रहा होता है विटामिन सी की कमी की वजह से, एक तो वो भी किसका वो बाइस बनता है आयरन डेफिशिएंसी का, और सेकंड चीज़ ये है कि जब बॉडी में ही इसके पूल्स विटामिन सी के कम होते हैं तो उस सूरत में आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो आयरन एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती तो उससे हेमेटोपोइसिस का जो अमल है, इसलिए विटामिन सी हैज़ एन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट फॉर द हेमेटोपोइसिस, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता और इस तरह एनीमिक पेशेंट एनीमिक हो जाता है आयरन की कमी के शिकार। एंटीऑक्सीडेंट जो फोर्थ फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इंजरी टू द बॉडी टिश्यू फ्रॉम द टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं बॉडी में तो उसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इजीली जो है ना किसी भी केमिकल के साथ मिला के कोई टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। वो फ्री रेडिकल किसी भी केमिकल के साथ मिलके एक कंपाउंड बन जाते हैं। वो कंपाउंड जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होते हैं, तो इस तरह से वो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इस तरह से ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है प्रमोट करते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसकी वजह से जो है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हैं उसे भी ये इनहिबिट करता है, और इसके अलावा ये आपका जो वाउंड होता है उसकी हीलिंग में भी इंजरी जो है इस तरह से ये जो वाउंड होता है या इंजरी प्रोसेस होता है उसे ये बहुत जल्दी हील कर देता है। ग्रोथ, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड बोन एंड टीथ। विटामिन सी हेल्प इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बोन्स एंड द टीथ, क्योंकि ये आपने पढ़ा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस में कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट है जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। इसी तरह से ये जो है इन एडिशन ये जो कोलेजन फाइबर्स बन रहे होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी बोन्स है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है विटामिन सी। इस तरह से ये क्या करता है, डिपोजिशन करवाता है कैल्शियम की एंड फॉस्फेट आयंस की इन दी बोन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स होता ये है कि जब कोलेजन्स बन रहे होते हैं, कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, it helps in the process of the protein matrix। प्रोटीन मैट्रिक्स, अगर प्रोटीन जो मैट्रिक्स बन रहा होता है तो उसमें कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है। कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन के नतीजे में आपके पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, लाइसिन एंड प्रोलीन। लाइसिन एंड प्रोलीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर लाइसिन और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है तो फिर जो आपका कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन है ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तब आपके कोलेजन फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस के दौरान आपके पास दो तरह की जो प्रोटीन बनती है, लाइसिन एंड प्रोलीन। विटामिन सी क्या करता है, चूँकि ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करवाता है। उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से कोलेजन जो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और इस तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो
मुकम्मल होता है। तो इस तरह से ये क्या करवाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करवाता है, तो कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल होता है। इस तरह से विटामिन सी इज़ हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही होती है, आगे लाइसिन और प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन्स होती हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन मैट्रिक्स, क्योंकि ये सिंथेसाइजिंग द कोलेजन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो फिर ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। वाटर ग्रुप का एडिशन हो गया तो हाइड्रोक्सी, ये एक मुकम्मल प्रोटीन बन जाती है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो इसकी वजह से विटामिन सी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्टेन अमाइनो एसिड, प्रोटीन मैट्रिक्स भी बनवाता है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल होता है। कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, फिनाइल एलेलीन एंड टायरोसिन। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें विटामिन सी जो है उनका मेटाबॉलिज्म में बड़ा अहम रोल अदा करता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, विटामिन सी इज़ पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन द वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी। कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम है जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसमें विटामिन सी इन्वॉल्व है। आयरन एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन, 9th फंक्शन है आयरन एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले भी जिक्र किया कि विटामिन सी जो है इज़ वेरी हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और इसके अलावा ये क्योंकि ये जो आपकी Fe+2 है, इसको Fe+3 में कन्वर्ट नहीं होने देता, एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है वो क्या बनती है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है। तो ये विटामिन सी जो है वो इसकी मौजूदगी में फॉलिक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में, जो कि ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है और वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना वो इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को, क्योंकि इसकी मौजूदगी में फॉलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस तरह से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की ऑक्सीडेशन को विटामिन सी जो है वो इनहिबिट करता है। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी और टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलिक एसिड हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? विटामिन सी जो है वो किस में अहम रोल अदा कर रहा है, फॉलिक एसिड की कन्वर्जन में टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट करवाता है। इस तरह से उसकी जो ऑक्सीडेशन है उसे इनहिबिट करता है। और अगर फॉलिक एसिड जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, वो आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके पहले भी पढ़ चुके हैं एनीमिया की टाइप्स में। रिएक्शन टू स्ट्रेस इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी अकर इन द फीवर एंड द इन्फेक्शन। अब उस विटामिन सी की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है इन द फीवर एंड द इन्फेक्शन। तो इस तरह से ये अगर विटामिन सी की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो उसकी कमी से कमी पैदा हो जाती है स्ट्रेस में और इन्फेक्शन में। इसका मतलब ये है कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शियस डिजीज़, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। एक्ट एज अ कोएंजाइम, इट आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम फॉर द लीवर एस्ट्रेसिस एंड आल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपकी बॉडी में उनको किसी कैरियर की ज़रूरत होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी रिएक्शन के लिए शिफ्ट होने होते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर वहाँ पे वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और आपकी बॉडी में वो किसी ना किसी प्रोडक्ट की कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, लास्ट इसका जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। विटामिन सी हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस
और इसी वजह से कुछ इन्फेक्शन की सूरत में और बर्न्स जो होते हैं, बर्न्स केसेस होते हैं, उसमें विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी, स्कॉर्बिटस भी कहते हैं इसको। आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उसमें आपकी जो एपिथेलियल स्किन होती है वो डैमेज होती है, गम्स और टीथ की ब्लीडिंग होती है, पेल होते हैं लुक में, और उनकी जो बोन ग्रोथ है, जो फिज़िकल ग्रोथ है वो भी अफेक्ट हो रही होती है, वो भी नहीं होती प्रॉपर। तो उस सूरत में आयरन की कमी भी होती है, आयरन लॉस भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं। तो उस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है ये सब। तो विटामिन सी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन अ डिजीज़ कॉल्ड द स्कर्वी। मैनी ऑफ इट्स सिम्टम्स आर हेयर हेमरेजिक टेंडेंसीज। हेमरेजिक टेंडेंसी का मतलब ये है कि डिसरप्शन ऑफ द एडवेंटिटिया मीडिया एंड द बेसल लेमिना ऑफ द ब्लड वेसल्स। चूँकि जो बेसल ब्लड वेसल्स हैं वही नेटवर्क जो है ब्लड वेसल्स का वो भी डैमेज हो रहा होता है। तो इसकी वजह से तो कुछ वेरियस जो है ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से स्मॉल एंड द लार्ज लीजन्स डेवलप हो जाते हैं दैट कॉज द ब्लीडिंग। वो आपकी जो वो एपिथेलियल है उससे भी वो ब्लीड वो हो रही होती है उन लीजन्स की वजह से। और ज़्यादातर जो है वो आपकी जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से वो देखी जा सकती है कि वो माउथ से, ओरल कैविटी से ब्लीडिंग हो रही होती है, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द स्किन। तो उस सूरत में जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उस डैमेज के नतीजे में एपिथेलियल, जीआईटी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और आपका जो ओरल कैविटी है, म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है स्कर्वी कंडीशन में। इसमें सीवियर डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की। वाउंड हीलिंग, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो स्कर्वी की जो दूसरी अलामत होगी कि उसमें पुअर वाउंड हीलिंग होगी, क्योंकि विटामिन सी वाउंड हीलिंग में बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो फेलियर ऑफ द सेल टू डिपॉजिट द कोलेजन फिब्रिल्स एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस रिजल्ट इन डिलेड हीलिंग। तो इसमें जो आपका कोलेजन्स बन रहे होते हैं, प्रोटीन मैट्रिक्स भी, प्रोटीन सिंथेसिस भी अफेक्ट हो गई है और जो कोलेजन फॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट हो गई है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी भी जो है फॉर्मेशन नहीं हो रही। इन तीनों की फॉर्मेशन इन डिसरप्ट होने की वजह से जो वाउंड हील है वो नहीं होगी, वाउंड हीलिंग अफेक्ट होगी। टीथ एंड गम्स चेंजेस, नेक्रोटिक चेंजेस होती हैं, स्पंजी, स्वॉलन एंड पर्पलिश गम्स होते हैं, स्वेल होंगे, स्पंजी होंगे और पर्पलिश गम्स होंगे। रेडनेस, अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग टेंडेंसीज उसमें नज़र आएंगी। टीथ एंड गम चेंजेस में टीथ बिकम लॉप्स एंड फ्रेजाइल, माइट बी फॉल ऑफ। वो इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं कि वो अपनी जो बेसल लेयर है, जो बेस है, वो भी उनकी वीक हो जाती है ब्लीडिंग होने की वजह से। और लो जो है ना कनेक्टिव टिश्यू या ये जो स्किन फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, उसमें प्रोटीन की भी कमी होती है, तो उसकी वजह से वो अपनी बेस जो है वो छोड़ देते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, फॉल ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है उनमें टीथ का। स्किन चेंजेस, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस एंड क्वाइल्ड हेयर एंड पेरीफॉलिकुलर हेमरेजेस। हाइपरकेराटोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस के उनकी जो स्किन है उसमें हाइपरकेराटोसिस का मतलब ये है कि वो जो है लाइक एक्नी जिस तरह से होती है ना कि आपकी स्किन पे उभार वाले दाने नज़र आ रहे होते हैं, थोड़े थोड़े उभार वाले दाने, तो वो ज़्यादातर जो है ना उनके अपर आर्म्स या शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो स्किन चेंजेस में फिर ये दिखाई देता है, इसे कहते हैं फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। एंड क्वाइल्ड हेयर एंड perifollicular hemorrhages, especially in the region of the upper arms, back and the shins. Bone growth, क्योंकि
जो आपका जो फाइब्रोब्लास्ट है एंड ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बन रहे होते, इसकी वजह से बोन ग्रोथ रिटार्ड होती है। तो विटामिन सी की जो स्कर्वी के जो पेशेंट्स हैं उनमें बोन ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। जीआईटी चेंजेस, हेमेटोमेसिस, उसमें जीआईटी चेंजेस में चूँकि इसमें जो है आपके स्मॉल वेसल्स और जो लार्ज वेसल्स होती हैं उसमें लीजन डेवलप हो जाते हैं और उनकी क्योंकि वो दे आर प्रोन टू हेमरेज, उनसे ब्लीडिंग हो रही होती है। उसकी वजह से जो जीआईटी ट्रैक है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि गम से भी ब्लीड हो रही होती है और जीआईटी ट्रैक से भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो जो वॉमिटिंग होती है वो वॉमिटिंग विद ब्लड, हेमेटोमेसिस कहते हैं इसे, कि उनकी जो वॉमिटिंग होती है उसमें ब्लड मौजूद होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द, चूँकि आपके बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये चूँकि डिस्टर्ब करती है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को, तो आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसमें आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है उसे भी अफेक्ट करती है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे? वीकनेस होगी, एनोरेक्सिया, भूख की कमी, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस, ड्रॉजीनेस एंड एक्साइटेबिलिटी। अच्छा, टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं। लास्टली टॉक्सिसिटी, कोई ख़ास वेल नोन टॉक्सिसिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इथ्रोसाइट्स जो हैं ऑफ द प्री मैच्योर इन्फेंट्स में बी एट द ग्रेटर रिस्क फॉर द ऑक्सीडेटिव। अगर विटामिन सी की टॉक्सिसिटी हो जाए, विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में इंजेस्ट कर लिया जाए, तो उसमें जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं प्री मैच्योर इन्फेंट्स के, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द ऑक्सीडेटिव चेंजेस। एक्सेस एस्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड गिव अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द शुगर। एक्सेस जो आपकी बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड होगा तो वो यूरिन में भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, और अगर इसे पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाया जाए, यूरिन टेस्ट होगा उससे, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर शुगर देगा कि पेशेंट जो है ना वो यूरिन में शुगर की मिकदार ज़्यादा है। इट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरेट एंड ऑक्सीडेट। ज़्यादा विटामिन सी जो है वो यूरेट एंड द यूरिया की क्रिस्टल्स एंड ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन करवा सकता है। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर